हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। और स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एस.एन. सर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सॉल्यूशन से संबंधित है। बिलियन चैप्टर का टॉपिक है ये दोस्तों। और ये टॉपिक आप देखोगे तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं दोनों ही लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में और आपके अन्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग कुछ ये मुख्य रूप से 4 टॉपिक हम लोग 4 पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, है ना दोस्तों, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उस पर राउल्ट्स का नियम कैसे अप्लाई होगा उसका भी स्टडी देखेंगे, उसका फार्मूलेशन करेंगे हम लोग दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देर न करते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को और इस टॉपिक को। ठीक है दोस्तों। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसको आप कहते हो अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म तो किसी बिलियन का जो गुणधर्म है, ऐसा गुणधर्म जो आपके उस बिलियन में उपस्थित मॉलिक्यूलों या फिर आयनों की संख्या पर निर्भर करता हो। किसी बिलियन के अंदर जितने भी आयन्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी संख्या पे निर्भर करने वाले जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि आपके कुछ ऐसे जैसे कुछ सोल्यूशन है। सबसे पहले बिलियन की बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बिलियन के ही गुणधर्म की बात कर रहे हो आप। तो बिलियन आप जानते हो, बिलियन क्या होता है दोस्तों? आपका 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, आपका विलायक और विलेय। विलायक और विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जो किसी को घोलता है, घोल सकता है, वो क्या होता है? विलायक होता है। जिसकी मात्रा कम होती है, जिसके अणु छोटे बड़े होते हैं सामान्यतः, और जो घुलता है किसी अन्य पदार्थ के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। एक आपका ऑलरेडी वीडियो बना है इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों, उस पर आपके डिटेल्स का देख सकते हैं। बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको कि बिलियन क्या है। तो विलायक और विलेय 2 प्रकार के उसमें आपके मुख्य रूप से घटक हो सकते हैं उसके अंदर, विलायक और विलेय। उन्हीं के जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो नंबर्स ऑफ आयन्स हैं, उन आयन की जो संख्या है वो कुछ बिलियन के गुणों को प्रभावित करती है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़? अणुसंख्यक गुणधर्म। तो उसमें आपके मुख्य रूप से जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो मैंने लिख रखा है, वो आपका जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब में क्या होता है? अवनमन होता है। वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। ऐसे ही आपके कुछ और प्रॉपर्टी हो जाएंगी, जैसे आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और आपका जो है हिमांक। ठीक है दोस्तों, जो आपका हिमांक है, हिमांक में अवनमन, ठीक है। और आपका एक पॉइंट और मिल जाता है इसमें, आपका परासर दाब हम लोग पढ़ते हैं, इसी में परासर दाब को भी पढ़ते हैं। तो ये आपके 4 प्रॉपर्टी जो आपके हैं, इनको मुख्य रूप से किससे पढ़ेंगे हम लोग? आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे किसकी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो जो वेपर प्रेशर है, सबसे आप पहले जो आपका वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, उसको सबसे पहले हम समझते हैं वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों। अगर वाष्प दाब समझ जाएंगे तो उसमें होने वाला जो है अवनमन है, उसको भी हम लोग क्या समझ जाएंगे आसानी से। तो वाष्प दाब क्या है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। वाष्प दाब, वाष्प दाब का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, ये आपका कोई आपका विलायक है, ये आपका कोई शुद्ध विलायक है दोस्तों, शुद्ध विलायक है, ठीक है। अब इस विलायक को अगर हम कहीं से टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, इसको अगर इसको गर्म कर रहे हैं दोस्तों, गर्म करेंगे किसी भी तरीके से, आप अल्ट्रावायलेट से गर्म कीजिए या फिर किसी बर्नर से गर्म कीजिए, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? वेपराइज होंगे। अगर ये कैसा है? वाष्पशील है। कैसा है ये दोस्तों? याद ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन लगा दीजिएगा वाष्पशील की। अगर ये वाष्पशील है तब, अगर ये वाष्पशील विलायक है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वाष्पित होंगे, वाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे। आइए जो आपके
वाष्प बन के बाहर निकल रहा है तो ये आपका एक वेपर क्लाउड का निर्माण करेंगे। जैसे ही इस तल से बाहर वो निकलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक वेपर क्लाउड का निर्माण करेंगे। इस वेपर क्लाउड के फॉर्मेशन के कारण आपके द्रव के तल पे, ये जो आपका विलायक है, ठीक है, इसके तल पे एक दाब लगेगा। इसी दाब को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिंपल आप समझ गए कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है या फिर जब कोई द्रव किसी वाष्प में बदलता है तो उसकी वाष्प द्वारा उस द्रव के तल पे जो दाब डाला जाता है उसको बोलते हैं वाष्प दाब। तो ये आपका सिंपल आप समझ रहे हैं, ये जो प्रेशर पड़ रहा है किसकी वजह से, ये वेपर क्लाउड जो बना हुआ है, वेपर क्लाउड का जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इसी वेपर क्लाउड के फॉर्मेशन की वजह से वाष्प दाब मिल रहा है। यहाँ पे विलायक कैसा है, शुद्ध है, इसलिए इस वाष्प दाब को हम दिखाते हैं पी नॉट से। किससे दोस्तों, पी नॉट से इसको शो करते हैं। पी नॉट आपका हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, तो वाष्प दाब समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, जब किसी द्रव को आप गर्म करोगे उसकी वाष्प निकलेगी, वाष्प क्या करेगी, वह वाष्प उसके तल पे एक दाब डालेगी, उसी दाब को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो आप समझ सकते हो, ये जो वेपर क्लाउड बना है, इस वेपर क्लाउड की वजह से जो मॉलिक्यूल्स निकल के जाएंगे, इस मॉलिक्यूल्स के मार्ग में क्या है, अवरोध बन रहा है। उस अवरोध के कारण जो है आपका निकलने वाले मॉलिक्यूल्स पे क्या है, एक दाब, एक प्रेशर महसूस होगा, एक प्रेशर फील होगा, उसी प्रेशर को बोलेंगे वाष्प दाब। ये तो कन्फर्म हो गया। अभी देखिए अब क्या है, हम लोग जो दूसरा टॉपिक हम लोग का इसका हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपका वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या हो गया, अवनमन दोस्तों आप समझ रहे हैं, लोअरिंग कम हो रहा है ना, लोअरिंग का मतलब समझ गया ना, कम। अवनमन मतलब क्या चीज़, घटना, कम होना। अवनमन का मतलब क्या हो गया, कम होना, है ना, अवनमन कम होना या फिर घटना किसी चीज़ का, उसे क्या बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं दोस्तों। अवनमन कब होगा, अवनमन कब होगा, अवनमन का मतलब ये है कि जैसे अगर वाष्प कम बने, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, कम पड़ेगा। अगर वाष्प कम बनेगी दोस्तों, तो वाष्प अगर कम बन रही है वाष्प, तो बताइए यहाँ पे अगर वाष्प कम होगी तो जो वेपर क्लाउड बनेगा, क्या उसकी डेंसिटी अधिक होगी, बिल्कुल नहीं, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो वाष्प दाब हम लोग का यहाँ पड़ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो डेंसिटी है किसकी, जो डेंसिटी है वेपर क्लाउड की, वेपर क्लाउड की जो डेंसिटी है उस वेपर क्लाउड की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वाष्प अधिक होगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब जो है अधिक होगा कब, जब वाष्प क्या होगी, अधिक बनेगी, वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। वाष्पन अधिक होगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाष्प अधिक होगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर वाष्पन आपका कम हो जाएगा, वाष्पन क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए, वाष्प कम बने तो आपका वाष्प दाब भी क्या होगा, वाष्प दाब भी क्या होगा, घट जाएगा, सीधे प्रोपोर्शनल है उसके। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे वाष्प का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकल रहे हैं वह गैसेस स्टेट में। तो अब यहाँ पे जो वाष्प दाब है किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। ये जितने अधिक वाष्प के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना ही दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो ये आपका एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है। तो अब यहाँ पे वाष्प दाब में अवनमन आप समझ गए, कब कम होगा, जब आपका वाष्प दाब क्या होगा, वाष्पन क्या होगा, कम होगा। अगर वाष्प दाब में कमी हो रही है, वाष्प दाब में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, वाष्प दाब में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझ में भी आ जाएगा। वाष्प दाब में अवनमन कब होगा, जब वाष्पन में क्या हो जाएगी, वाष्पन में कमी हो जाएगी, वाष्पन में कमी हो जाएगी, वाष्प क्या होगी, वाष्प कम बनेगी, वाष्प क्या बने, कम बने, है ना, वाष्प कम बनेगी तो आपका क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। तो आइए क्या कंडीशन में हम अप्लाई करने जा रहे हैं जिसकी वजह से वाष्प दाब में कमी हो रही है।
तो उसको समझने के लिए सिंपल सा यहाँ पे देखिए एक फिगर से हम दिखाते हैं, उसको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपने कोई ले लिया क्या, ये कोई शुद्ध विलायक है दोस्तों, विलायक है। कैसा है, पहला चीज़ तो शुद्ध है, दूसरा कैसा है, वाष्पशील है। तीन चीज़ें हैं। विलायक है, ये कैसा है, शुद्ध है और वाष्पशील है, यानी कि इसकी वाष्प बन सकती है। अब हमने क्या किया, इसमें कोई विलेय ऐड किया, कोई विलेय इसमें मिलाया। लेकिन ये विलेय कैसा है, इस विलेय की कंडीशन दो प्रकार के विलेय हो सकता है। ये दो प्रकार का विलेय हो सकता है, या तो ये वाष्पशील होगा, क्या होगा दोस्तों, वाष्पशील होगा, या फिर क्या होगा, अवाष्पशील होगा। वाष्पशील होगा या फिर क्या होगा, अवाष्पशील होगा। दो इसकी कंडीशन हो सकती है, वाष्पशील और अवाष्पशील। ठीक दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे इस कंडीशन में को देखें हम लोग, तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन को देखिए, तो आपका जो विलेय है वो भी वाष्पशील है और जो विलायक है वो भी क्या है, वाष्पशील है। अगर दोनों वाष्पशील होंगे, इसमें आपका विलेय आ चुके हैं, ये विलेय के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको अब हीट देंगे इसको दोस्तों, तो क्या होगा, ये भी मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और जो आपका विलायक का है वो भी क्या है, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपका विलेय की वाष्प भी बनेगी, विलेय की भी वाष्प बनेगी, और आपका जो विलायक है, विलायक की भी क्या है, वाष्प बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपका वाष्प क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वाष्प क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वाष्प इंक्रीज करेगा तो आपका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वाष्प दाब भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इस दूसरी कंडीशन अवाष्पशील को ले लें, इसके साथ अवाष्पशील को इसके साथ ले लें, यानी कि आपका विलेय कैसा आपकी बार है, विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। आपका जो विलायक है वो कैसा है, वाष्पशील, वाष्पशील है। तो विलेय आपका वाष्पशील है, अवाष्पशील है, तो क्या इसकी वाष्प बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी, इसकी वाष्प नहीं बनेगी, इसकी वाष्प नहीं बनेगी। लेकिन आपका विलायक क्या है, वाष्पशील है, तो इसकी तो वाष्प बनेगी, इसकी वाष्प बनेगी, इसकी वाष्प बनेगी। तो वाष्प दाब किसके कारण होगा, वाष्प दाब किसके कारण होगा दोस्तों, वाष्प दाब जो है केवल आपका जो विलायक है उसके कारण होगा, विलायक के कारण, विलायक के कारण होगा। ठीक है। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हमारा जब अवाष्पशील होगा, जो हमारा विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील है, तो क्या करेगा, ये अगर अवाष्पशील हो जाएगा तो ये आपके हो गए अवाष्पशील विलेय। क्या हो गए, अवाष्पशील विलेय हो गए। तो हमारा जो वाष्पशील विलायक है वो क्या होगा, इनके बीच से क्या होगा, यहाँ से निकल के बाहर जाएगा, निकल के बाहर जाएगा, निकल के बाहर जाएगा। ठीक है। अब एक ये लोग क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील। तो अब यहाँ पे जो वाष्पन की दर होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, वाष्पन की दर जो हो जाएगी कम, क्योंकि आपका अवाष्पशील अणु क्या है, इसके ऊपर आ चुके हैं। अवाष्पशील अणु क्या है, उसके सरफेस को घेर लिए हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया में अवाष्पशील मॉलिक्यूल भी आ चुके हैं। अब नीचे से जो मॉलिक्यूल्स या फिर सतह से जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं बाहर, उनको आपके जो अवाष्पशील परमाणु अणु या आयन है उनसे टकरा करके कुछ एनर्जी को लॉस करेंगे, जिससे उसके वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों। तो इसका मतलब जब आपका वाष्पशीलता कम हो जाएगी, वाष्पन की दर कम हो जाएगी, तो बताइए वाष्प दाब कम होगा कि नहीं हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो अवाष्पशील जब मिला देंगे हम लोग उसमें, तो आपका वाष्प दाब केवल विलायक के कारण होगा और वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। जब वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाष्प क्या हो रही है, वाष्पन की जो दर है ना, वाष्पन की दर या फिर वाष्प की जो मात्रा है, वाष्प की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक दोस्तों, वाष्प की मात्रा कम हो रही है, इसलिए आपका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन।
ठीक दोस्तों, तो बिल्कुल आप समझ चुके हैं अब वाष्प दाब में अवनमन क्या है। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन बताया मैंने, वाष्पशील विलेय हो या फिर अवाष्पशील विलेय हो। वाष्पशील विलेय होगा तो विलायक भी वाष्प बनाएगा, विलेय भी वाष्प बनाएगा, दोनों की वाष्प मिलेगी तो वाष्प अधिक हो जाएगी, जिससे वाष्प दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर विलेय अवाष्पशील होगा तो वह वाष्प में तो बदलेगा नहीं, आप विलायक को वाष्प में बदलने से रोकेगा भी, दोनों काम करेगा। इसलिए विलायक की जो वाष्पन की दर है और जो उसकी वाष्प की मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से आपका वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा दोस्तों, वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपने समझा इस चीज़ को कि क्या है वाष्प दाब। ठीक है, आपका जो वाष्प है किसी भी द्रव का, किसी भी विलयन का जो वाष्प है, ठीक है, वह द्रव के तल पे, सतह पे जो आपका दाब डाल रही है उसी दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। अब वह वाष्प दाब क्या होगी, अधिक होगी। कब, जब विलेय वाष्पशील होगा। अगर वही वाष्प क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब विलेय क्या होगा, अवाष्पशील होगा। तो इसी वाष्प दाब के घटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं दोस्तों। सिंपल वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे हम लोग इसको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वाष्प दाब में अवनमन आपने समझ लिया, वाष्प दाब समझ लिया, वाष्प दाब में क्या समझ लिया, वाष्प दाब में अवनमन समझ लिया, वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब में अवनमन के लिए कंडीशन क्या लगाया कि आपका विलेय है, कोई विलेय को मिलाया गया किस में, विलेय को ऐड किया गया किस में, विलायक में, विलायक में। और ये विलेय कैसा है दोस्तों, ये विलेय कैसा था, पहला चीज़ था इसकी कंडीशन अवाष्पशील था, अवाष्पशील हो। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, ये विद्युत अनपघट्य होना चाहिए, विद्युत अपघट्य होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखेंगे आप। जो हम लोग का विलेय है जो उसको मिला रहे हैं वो क्या होना चाहिए, विद्युत अनपघट्य होना चाहिए। आइए अब इसको फार्मूलेट करते हैं हम लोग, इसको फार्मूले में बदलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूलेशन करते हैं दोस्तों। इसका यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से चित्र द्वारा ही बिल्कुल समझ जाएंगे हम लोग। दो चित्र बना रहे हैं, दोनों चित्र से वाष्प दाब में अवनमन आप आसानी से समझ जाएंगे। ये आपका शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक। इसका जो वाष्प दाब है उसको आपने कहा P0 से, किससे खाया, P0 से। अब यहाँ पे आपका इसके अंदर क्या है, विलायक भी है और इसके अंदर क्या है, विलेय भी है। ये कैसा है, वाष्पशील, कैसा है, वाष्पशील है। और विलेय कैसा है, अवाष्पशील है और अनपघट्य है। ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर आई। ठीक है, अवाष्पशील भी है और अनपघट्य भी है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका जो वाष्प दाब बनेगा वो क्या होगा, कम होगा। ये P0 है तो मान लीजिए क्या, ये PS है, क्या है, PS है। तो यहाँ पे वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे PS जो है लेस देन है किससे, P0 से। P0 से क्या है, PS लेस देन है। तो कितना कम है, जितना कम हुआ होगा वही क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। तो वाष्प दाब में अवनमन बराबर, वाष्प दाब में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग आपेक्षिक की बात करें, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो आपका आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0, P0 माइनस PS अपान P0। ये हो गया आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है दोस्तों। वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, P0 माइनस PS।
पी नॉट क्या है आप समझ रहे हो, ये पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और ये पी एस क्या है आपका, जो यहाँ पे दोनों मिला दिया गया यहाँ पे, तो क्या बन गया, बिलियन बन गया। क्या बन गया, बिलियन। तो ये किसका है, बिलियन का वाष्प दाब है, बिलियन का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो इसकी बेसिक बातें हैं वो क्लियर हुई। आइए चलते हैं राउल्ट के नियम की तरफ। ठीक है, राउल्ट्स का जो नियम है, राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम दोस्तों क्या बोलता है कि हमारा जो कोई बिलियन है, ठीक है, करा कोई बिलियन है, बिलियन कैसा है दोस्तों, यह बिलियन किससे बना होगा, वाष्पशील विलायक से, वाष्पशील विलायक से बना हो और अवाष्पशील विलेय से, अवाष्पशील किससे, विलेय से बना हुआ है, अवाष्पशील विलेय से बना हुआ है। ठीक है, जो बिलियन हम लोग का किससे बना हुआ है, वाष्पशील विलायक से और अवाष्पशील विलेय से बना हो, तो उसका जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है, वह उसके विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है या फिर उसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, राउल्ट का नियम क्या है कि निश्चित ताप पर, इसका कंडीशन लगा दीजिएगा, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, टेम्परेचर को सर्टेन कर दीजिएगा। ठीक है, निश्चित ताप पर ऐसा बिलियन है ना, निश्चित ताप पर किसी बिलियन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल नियम है दोस्तों राउल्ट का नियम। अगर कोई बिलियन किससे बना हुआ है, वाष्पशील विलायक और अवाष्पशील विलेय से बना हुआ है, तो उस बिलियन के जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा, ठीक है, वह अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, जो विलेय है अवाष्पशील भी है और कैसा, ये अनपघट्य भी है, विद्युत अनपघट्य है, विद्युत अनपघट्य भी है ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो हम लोग का विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील भी है, ठीक है, और विद्युत अनपघट्य भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय के किसके मोल प्रभाज के आपके बराबर होता है। अब मोल प्रभाज क्या होता है दोस्तों, मोल प्रभाज क्या होता है जानते हो आप, मोल प्रभाज यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे हम, पिछली एक वीडियो बनाया है मोल प्रभाज पे मैंने, ठीक है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है कि किसी भी घटक का, बिलियन के किसी घटक का, बिलियन के किसी घटक के मोलों का, किसी बिलियन के जो कुल घटक है उनके जो मोलों की संख्या है उसका जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे विलेय की बात कर रहे हो आप, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या अब बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर आपका विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दिखाया जाए, आप यहाँ पे विलेय का मोलों की संख्या क्या होगा, स्मॉल एन हो जाएगा, आप प्लस विलायक के मोलों की संख्या को क्या है, कैपिटल एन से दिखाएं। ठीक है, तो ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, ये किसको दिखा रहा है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हम लोग का जो मोल प्रभाज है किसके रूप में आ गया, मोलों की संख्या के रूप में फॉर्मुलेट हो गया। तो हम लोग सीधे जो आपेक्षिक अवनमन है उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपेक्षिक अवनमन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपेक्षिक जो अवनमन होगा
आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिक अवनमन जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल मोलों की संख्या, मोल प्रभाव n/n प्लस कैपिटल N, ठीक है। यानी कि इसको आप कह सकते हो P0 माइनस PS अपन P0 इक्वल टू व्हाट, n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये आपका फार्मूला हो गया राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हो गया दोस्तों। अब इस नियम में आप समझ गए, जो राउल्ट का नियम है वो क्या, आपका जो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन है और जो मोल प्रभाव है विलेय का, उन दोनों में क्या है, संबंध को बताता है। अगर हम लोग को थोड़ा सा फार्मूला को और आगे बढ़ाएं, हम फार्मूला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो देखिए दोस्तों, आप जानते हो मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे उसके टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए फार्मूला चेंज हो रहा है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार, अगर स्मॉल w मान लें, अब बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। इसको यम से दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है, स्मॉल यम से। इसी प्रकार से दोस्तों आपका अगर हम विलायक की बात कर लें तो विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, विलायक का भार कैपिटल W से दिखा दिया इसको, विलायक का भार, अब बटे विलायक का अणुभार, ठीक है, कैपिटल M से दिखा दिया। तो यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w अपन स्मॉल m हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपन कैपिटल M, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम लोग सीधे वाष्पदाब में जो अपेक्षिक अवनमन है उसके टर्म में लिख सकते हैं। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है दोस्तों, P0 माइनस PS अपन P0 इक्वल टू, अभी क्या लिखा आपने, स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अभी स्मॉल n का मान रखोगे आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्मॉल w अपन स्मॉल m होल टू अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिए तो स्मॉल w अपन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपन कैपिटल M। तो ये किसके टर्म में निकल के आया, या तो सीधे मोलों की संख्या के टर्म में दिया हो, ये किसके टर्म में है, मोलों की संख्या के टर्म में है, मोलों की संख्या के पद में है। और ये किसके टर्म में फार्मूला हम लोग का निकल के आ रहा है, यहाँ से भार और अणुभार के टर्म में, भार और अणुभार के टर्म में, भार और किसके टर्म में, अणुभार के पद में, ठीक है। तो जिस प्रकार से फार्मूला हम लोग को चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तनु विलयन के लिए भी बात करता है, जो राउल्ट्स लॉ है वो तनु विलयन के लिए भी बात करता है दोस्तों। तो तनु विलयन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो तनु विलयन का मतलब क्या होता है जानते ही हैं। तनु विलयन का मतलब जिसमें आपका विलेय की मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत ही कम हो, नगण्य बिल्कुल हो, तो उसको बोलते हैं तनु विलयन। यानी कि अगर तनु विलयन है दोस्तों, तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा, तनु विलयन के लिए यहाँ पे सिंपल सा स्मॉल n क्या होगा, लेस देन क्या होगा, कैपिटल N हो जाएगा। तनु विलयन के लिए स्मॉल n क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या से। तो उस टाइम हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N का मान क्या होगा, कैपिटल N के बराबर होगा, कैपिटल N के बराबर होगा। तो तनु विलयन के लिए अगर हम राउल्ट्स का नियम लिखें, है ना, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, तनु विलयन के राउल्ट का नियम हो जाएगा आपका सिंपल सा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू, अब यहाँ पे स्मॉल n अपान इसका वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल N के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल N, ठीक है। या फिर इसी को
मोलों की संख्या का टर्म लिखेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम होल टू अपान कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल एम, ठीक है। अपोजिट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये स्मॉल ये डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्लू, ठीक है। तो क्या मिल गया हम लोग को, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्लू कैपिटल एम अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला हम लोग हम लोग को, ठीक है दोस्तों। तो भार और भार के टर्म में बिले और बिला कर दिया हो तो उसको आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते दोस्तों। तो ये तो आज की वीडियो में फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। राउल्ट्स का नियम भी देखा इसमें। अब अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।